नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं एक मुलाकात में हमारे साथ हैं कर्नल DS लोहा मरोड़। कर्नल साहब आपका जंटी में बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका। कर्नल साहब का एक लंबा समय अपने सैन्य जीवन का या कहें कि सैन्य कार्यकाल का कश्मीर सहित कई जगह पे इन्होंने बिताया और खास बात यह रही कि डिफेंस में पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने PhD की। और ये सौभाग्य की बात है कि इनकी पुत्री उन्होंने भी उसी लाइन को पकड़ते हुए PhD की है आतंकवाद पे, टेररिज्म इन पाकिस्तान। वर्तमान में जिस तरह की स्थिति है भारत और पाकिस्तान में है, उसी को ध्यान में रखते हुए जन टीवी का एक खास एपिसोड कहेंगे एक मुलाकात में, जो वर्तमान परिस्थितियों पर क्या हालात हैं, इसके क्या इंपैक्ट होंगे इन फ्यूचर, और क्या किसी ने इसमें कुछ गेन किया या खोया, क्या परिस्थितियां रही, क्या रहा, तमाम चीजों को हम छूने की कोशिश करेंगे। लोहा मरोड़ साहब, में पहला सवाल जो मेरा आपसे है वो ये है कि दोनों मुल्कों के सामने असामान्य स्थितियां हमेशा बनी रही। 1947 में जब दोनों मुल्क एक हिंदुस्तान से अलग हुए, लेकिन वर्तमान की अगर बात करें तो इसे किस तरह से देखते हैं? जी देखिए, जो प्रेजेंट परिस्थिति चल रही है देश की और जो जिस तरह से हमने उग्रवादियों के खिलाफ पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हवाई हमला कर करके उनके 12 टेररिस्ट कैंप को ध्वस्त किया है। ये कार्रवाई मेरा मानना एक सैन्य कार्रवाई है जो उग्रवाद के खिलाफ हमारे ही इलाके में पाकिस्तान कंट्रोल करता उसमें की गई है, जो एक सही कार्रवाई थी। इस कार्रवाई को करने में देर की भारतीय सरकारों ने और तंत्र ने, पर देर सही कार्रवाई। न इस कार्रवाई के साथ, जैसे आपने पूछा कि पहलू और आयाम बहुत हो सकते हैं। अब जैसा आपने देखा कि जब ये कार्रवाई हुई तो अगले दिन सुबह पाकिस्तान की तरफ से F-16 एयर स्पेस वायलेट करते हैं, और जैसा मुझे ज्ञान है शायद ये पहला एयर स्पेस वायलेशन है दो न्यूक्लियर पावर स्टेट के बीच में, अगर ये सही, जैसा मैं मानता हूं सही है, पहली बात। और दूसरी बात, उस दौरान हमारे एक पायलट ड्रिफ्ट होकर के एयरक्राफ्ट क्रैश होता है और वो पाकिस्तान के हाथ में चले जाते हैं। यह कर्नल साहब ये माना जा सकता है कि अभिनंदन की रिहाई और रिलीज करने की जो स्थितियां बनी है वो फास्ट कहा जा सकता है कि इससे पहले भी कोई ध्यान है, कितनी जल्दी कोई कार्रवाई की गई? जी, मैं आपको बताऊंगा कि शायद दुनिया के इतिहास में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब से ये हम सैन्य कार्रवाई करते हैं, शायद ये पहला किस्सा होगा 36 आवर्स के अंडर रिलीज करने वाला। इसे वॉर प्रिजनर कहा जा सकता है या फिर कोई इंसिडेंट ऐसा बना कि उस समय? नहीं, मेरा मानना, देखिए साहब, ये डिबेट करने के लिए कोई कुछ भी बोले, बट एक्चुअली वो वॉर प्रिजनर है, क्योंकि भारत सरकार ये मानती है और तथ्य भी ये बताते हैं कि पाकिस्तान ने एयर स्पेस वायलेट किया। और जितने मुझे सेना के माध्यम से आज जितना भी मेरे को खबर है, उसमें ऐसा है कि जब उन्होंने F-16 स्ट्राइक करने के लिए आए, हमारी एयर स्पेस वायलेट की, तो इन्होंने उनको खदेड़ने के लिए पीछे कार्रवाई की। और क्या होता है कि जब इतनी स्पीड से जाते हैं एयरक्राफ्ट और जब उनको टारगेट दिया जाता है तो पाकिस्तान की तरफ मुड़ गए थे। अब मुड़ते हुए इन्होंने फायर करके, और जब उस पर फायर किया तो जो उसके रिकोशिया निकले F-16 के, उनका इनके एयरक्राफ्ट के स्क्रीन पे लगा, बताते हैं, और उसके कारण इनका एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ। और उस स्पीड के ऊपर और उस समय के अंदर ये अपने आप को पीछे मोड़ नहीं पाए, और कंपल्शन इनका ये हुआ कि इनको इजेक्ट होने के बाद पाकिस्तान में लैंड होना पड़ा। और वैसे तो कुछ ये भी है कि इनकी बहादुरी की तारीफ करनी पड़ेगी, जब इनको लगा कि भाई एयर स्पेस, हमारा एयरक्राफ्ट उनकी एयर स्पेस में गलती से जाएगा, जिस स्पीड से ये इनका पीछा कर रहे थे, तो इनको आदेश दिए गए थे कि आप पीछे आ जाएं। पर उनकी बहादुरी और उनकी जज्बे की तारीफ करनी पड़ेगी, उन्होंने उसको ठोके बिना पीछे नहीं हुए, और जब तक उन्होंने उसको स्ट्राइक किया उसी का रिकोशी होकर के इनके एयरक्राफ्ट पे लगता है, जिसके कारण ये हादसा हुआ। इससे कुछ ये कहा जा सकता है कि इतनी जल्दी पाकिस्तान सरकार ने उन्हें रिलीज किया, क्या माना जा सकता है कि इंटरनेशनल प्रेशर रहा या फिर इमरान खान की एक पहल है ये कि शांति बहाली होनी चाहिए दोनों मुल्कों के बीच? जी, मैं इस विषय पे थोड़ा आपको बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान ऐसा झूठा देश है जो सरेआम झूठ बोलता है, दुनिया भी जानती, हम भी जानते हैं। हर युद्ध की कहानी ले लो, टेररिज्म की कहानी ले लो, पहले हमारा पार्लियामेंट अटैक ले लो, उरी अटैक ले लो,
उधमपुर अटैक ले लो, पठानकोट अटैक ले लो और ये अटैक ले लो। हमने बहुत बार उनको डोजियर दिए, बताया, इस हद तक कि मेरे को लगता है कि ये भी पहली बार जब मोदी जी नए नए प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने उन्हीं के लोगों को बोला कि भाई आप आके सच्चाई देख लो। पठानकोट में ऐसा ही हुआ था। उसके बाद भी इन्होंने कुछ नहीं किया। मैं एज ए मिलिट्री, हमारा एक पॉलिटिकल फेल्योर कहें या फिर हम भी पहल कर रहे थे उस समय, ये कहा जाता है कि बुलाना ही नहीं चाहिए था, जब पाकिस्तान पे हमने भरोसा क्यों किया? मैं ये गवर्नमेंट का मसला है। एज ए मिलिट्री मैन मैं इसमें कुछ ज्यादा आपको राय नहीं दे पाऊंगा कौन फेल था कौन पास था, पर मेरा मानना है कि उनको बुलाना उचित नहीं था। जब हम जानते वो झूठे हैं, हम जानते वो हमारे देश को खत्म करना चाहते हैं। मैं यहां एक चीज बताना चाहूंगा साहब आपको, देखिए पाकिस्तान सन 47 से, या जब उनको 37 के आसपास जब उन्होंने डिसाइड किया था कि हम बनाएंगे, तब से बहुत क्लियर है कि उनको जिस दिन हिंदुस्तान को खत्म करने का मौका मिलेगा हम क्लियर करेंगे, बिकॉज वो रिलीजन के ग्राउंड पे पैदा हुआ था। और 1987 में इनके जो जियाउल हक साहब थे, उन्होंने ऑपरेशन टोपैक नाम दिया था और उसमें बहुत क्लियर था, ब्लीड इंडिया टिल डेथ। तो गड़बड़ तो हम भारतवासी कर रहे हैं, अब कारण कुछ भी हो सकता है। और आप देखिए कि वो क्लियर है, हम क्लियर नहीं थे। हम बार बार कहते हैं कि हम मौका दे रहे हैं, ये दे रहे हैं। मिलिट्री में कोई मौका और अनमौका नहीं होता ऐसा। यह मेरा एक सवाल होगा जी। ये बात कही जाती है कि मिलिट्री को पहली बार ऑपरेशन करने के राइट्स दिए गए हैं और पहले बिल्कुल मिलिट्री इस तरह से ऑपरेशन नहीं की जाती है, जो चर्चा है जनरली, हालांकि सरकार की तरफ से नहीं, लेकिन पॉलिटिकल स्पोक्स पर्सन इस बात को लगातार कह रहे हैं। आफ्टर दैट जो पहले सर्जिकल स्ट्राइक जिसे कहा जाता है अभी, उसके बाद से तो क्या आर्मी को फ्री हैंड पहली बार मिला? देखिए मैं थोड़ा सा आपकी बात से सहमत हूं कि इतिहास के अंदर, देखिए सेना अपने बाउंड्रीज के अंदर ऑपरेट करने के लिए हमें किसी के ऑर्डर की जरूरत नहीं होती। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में पोजीशन क्लियर है। हाँ, सीनियर्स का गाइडेंस होता है, गवर्नमेंट पब्लिक मालिक वो है तो वही आदेश करते हैं। बट अंदर हमें, मुझे नहीं लगता कि कोई आदेश पहले की सरकारों से कुछ ज्यादा लेने पड़ते थे, अब लेने पड़ते। सिचुएशन क्या है उसको वहीं पे मौके पे फेस करना है, वहीं पे हम करते थे। मैं सीओ रहा हूं साहब, और उसी इलाके में रहा हूं मैं, मेंढर के इलाके में, जहां आप देखते हैं कि आज ये प्लान लाम ऑक्रॉस, मैं वहीं सीओ था। और उस दौर में था जब फेंस नहीं बनी थी। तो मैं नहीं मानता कि कोई आदेशों की ऐसी कोई सरकार बोलती है। बट ये किस्सा एक बहुत अलग है। एलसी क्रॉस करके, एलसी को वैसे तो मैं मानता हूं एज ए सैनिक मैंने कभी स्वीकार नहीं किया कि ये बॉर्डर है मैं क्रॉस नहीं कर सकता, पर सरकारों की यह मान्यता थी। और कारगिल ऑपरेशन में आपने देखा था कि हवाई जहाजों को क्रॉस करने की इजाजत नहीं दी, और इधर से ही जो भी कार्रवाई की हमने बिना क्रॉस की, जिसके कारण हमारा बहुत नुकसान हुआ। पर इस बार जो फैसला सरकार ने किया कि एलसी क्रॉस करने की आपको जो चाहे सेना को छूट दी, और जिसका नतीजा बहुत क्लियर कट हुआ कि हमने उनके इलाके में, जो उनके कंट्रोल में इलाका तो हमारा है, घुस करके हमने काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन किया, जो ये पहली बार है। अब पॉलिटिकल शब्दावली में मैं ना जाऊं तो ये स्वीकार करना पड़ेगा कि सरकार के इतनी बड़ी हिदायत के बिना कोई भी सैनिक अपनी मर्जी से उस सीमा को पार नहीं करेगा जो हमारी लिमिट में नहीं होता है। तो ये बात तो स्वीकार करनी पड़ेगी इनकी। और दूसरी, ये इतिहास में भी पहली बार हुआ है। अगर युद्ध की आप हिस्ट्री देखें भारत और पाकिस्तान की, एलओसी तो बहुत पहले 47 में बना दी थी। जिन ताकतों ने बनाई मैं उनका जिक्र नहीं करूंगा, और जिन्होंने, जिन ताकतों ने भारत को तोड़ करके ये बीमारी का घर पैदा किया, उनका भी जिक्र करना अभी उचित नहीं है। पर भारत को 47 से पहले भी जाना पड़ेगा कि आफ्टर ऑल मेजर ब्राउन सन 37 के अंदर, सन 47 में जब महाराजा ने हिंदुस्तान में असीड कर दिया, उसके 2 दिन बाद उसने माउंटबेटन की सहमति से वहां पाकिस्तान का झंडा फहराया गिलगिट के अंदर। अब वो स्वीकार हमने किया। तो इस तरह की चर्चाएं बहुत, मैं मानता हूं बहुत सीरियस मैटर है, इसके लिए लंबी डिबेट होनी चाहिए। पर एक बात सत्य है, लेकिन डिबेट से क्या सोल्यूशन हो नहीं रहा ना अभी तो फिलहाल पाकिस्तान नहीं, डिबेट कश्मीर को लेकर के जिस तरह के हालात बने हुए हैं। जी जी, क्योंकि देखिए हमारा जितना डिफेंस पावर वहां पे डिप्लॉय किया हुआ है वहां पे, और आए दिन की जो पोजीशन है, क्योंकि कैजुअलिटीज यो कहने में बहुत सहज है कि हम शहादत को सलाम करते हैं, लेकिन जिन घरों के अंदर चीख पुकार होती है, हम 5 दिन तक जाते हैं उनके घर में, उसके बाद में कोई नहीं जाता। मैंने दर्जनों, आपको तो बहुत अच्छे से मालूम हुआ जिस तरह से आप वेलफेयर से जुड़े हुए हैं, अभी भी कई जो सोल्जर्स की बेवा हैं या बहुत बुरा हाल है, उनके कलेक्टर को सबूत चाहिए, पेंशन के लिए दिक्कत चाहिए, गवर्नमेंट अनाउंस तो कर देती है, लेकिन उसके बाद में जाके कोई नहीं देखता कि उसकी हालात। ये आपका सवाल
इतना स्ट्रेट और इतना कठिन है। मैं आपके माध्यम से एज ए सैनिक बताना चाहूंगा कि कश्मीर की समस्या क्यों, जैसे आपने जिक्र किया कि मेरा टेररिज्म इन इंडिया पे रिसर्च है, और मैंने जब उस दौरान इस चीज को डिटेल स्टडी किया, सोल्जर होना अलग बात है, स्टडी करके फिर उसको अप्लाई करना अलग बात है, मैंने ये देखा कि कश्मीर की प्रॉब्लम पहली बात तो 47 से बाद की नहीं है, 47 से पहले की है, जिसकी जड़ें पहले की है। और इन जड़ों को मजबूत करने वाले हमारे भारत के ही लोग थे, भारत की सरकारें रही। मैं सरकार शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं साहब। मैं जम्मू कश्मीर पे पूरे जम्मू कश्मीर आपका जो एक्सरसाइज किया, आपने पीएचडी जो की है, मैं आपका पूरा स्टेटमेंट लोगों से हम बिल्कुल आपको जो रूबरू हो रहे हैं वो मैं आपका एक वक्तव्य लूंगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद हम वापस जानेंगे कर्नल लोहा मरोड़ साहब का जो पूरा एक अपनी एक्सरसाइज है टेररिज्म पे, उसको लेकर के छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक मुलाकात में हमारा एक खास एपिसोड भारत पाकिस्तान के बीच जिस तरह की तनाव की स्थितियां बनी हैं उसको लेकर के है, और कर्नल डीएस लोहा मरोड़ जिनका सैन्य काल में, अपने कार्यकाल में एक लंबा वक्त कश्मीर की वादियों में गुजरा, वहां के एरिया में गुजरा। तो कर्नल साहब, आपने एक बात कही कि कश्मीर की जो समस्या है नई समस्या नहीं है, और आपने जब स्टडी की है इस पे, जिस तरह से आप आतंक की बात कर रहे हैं, तो क्या माना जाए, आपने कहा कि सरकारों का काफी रोल रहा है इसमें, तो सरकारों के रोल को किस तरह से देख रहे हैं आप? जी देखिए, मैं एक मिलिट्री सोल्जर आदमी हूं, और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि कश्मीर की प्रॉब्लम को जो लोग इस कलर ऑफ द ग्लास से दिखाना चाहते हैं कि ये 47 के बाद की है, बहुत गलत है। ये समस्या पुरानी है, और जिन ताकतों ने कश्मीर समस्या को जन्म दिया, वो ताकत खंडन से पहले भी पावर में थी, और खंडन के बाद भी उनमें भारत में उनकी ताकत रही, और मैं मानता हूं आज भी उनकी ताकत मौजूद है। सरकारें विभिन्न प्रकार की आई, एक पार्टी की आई, दूसरी पार्टी की आई, जो कोएलिशन गवर्नमेंट्स आई, मिलिट्री में प्रेसिडेंट रूल आया, पाकिस्तान की तरफ भी डेमोक्रेसी आई, मिलिट्री रूल आया। मैं ये मान के चलता हूं सब के सब इसमें दोषी हैं। इनकी कहने की बातों में अगर सच्चाई होती, मैं पुरानी बात में लंबा समय नहीं जाऊंगा, 87 के अंदर अगर गलती एक पॉलिटिकल पार्टी से होती है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी पावर में आती है, और फिर अब्दुल्ला जी वहां आते हैं, और 90 के अंदर रातों रात 4.5 लाख हिंदुओं को निकाल के भेज दिया जाता है। और भेज दिया नहीं जाता है, कत्ल करके, रेप करके, मानसिक साइकोलॉजिकल उनको इस तरह मार दिया जाता है कि वो आवाज उठाने में काबिलियत ना रखे। उसके बाद मिलिटेंसी आती है, आज तक मिलिटेंसी से हम रूबरू हैं। सरकार और विपक्ष जब चुनाव लड़ने जाती है तो कहती हैं कि हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे। मेरा सवाल बिना इतिहास में जाए हुए, आप एक न्यूज के ऊपर एक हमारे स्तंभ के माध्यम से बात पहुंचा रहे हैं। मैं एक सैनिक के नाते और एक इस विषय पे, जैसा मैंने बताया कि बहुत लंबा समय मेरा स्टडी एंड मैं इसमें रहा हूं, कुछ सवाल मैं आज की प्रेजेंट जो इनकम्बेंट है उनसे लेना चाहूंगा। पहली बात तो मैं बधाई देना चाहूंगा इसी जगह बैठ करके कि शायद जो प्रेजेंट प्रधानमंत्री महोदय पहले हमारे इतिहास के अंदर ऐसे नेता हैं जिन्होंने फैसला लिया कि इनको ठोकना है। पहली बात बधाई के पास है। पर दूसरी बात, कुछ मैं उनसे भी सवाल, उनसे ज्यादा उनकी सरकार पे क्वेश्चन मार्क है मेरी तरफ से, कि आप कहते हैं कश्मीर की प्रॉब्लम को हल करेंगे, हमें पावर में आने दीजिए, राइट। मैं मानता हूं कि भारत की जनता ने ऐसा समर्थन कभी नहीं दिया कश्मीर की समस्या के लिए, जो मेरा मानना है। उसमें उन्होंने बीजेपी को, हाँ बीजेपी को, और शायद हो सकता है मैं बीजेपी कम कहूंगा, मैं मोदी जी कहूंगा, क्योंकि एक उनके पीछे लोग हैं, उनके पीछे आज मैं भी अपने आप को मानता हूं। उन्होंने कहा था कि 370 हम हटाएंगे, 35 से हटाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा था कि जितने भी देशद्रोही ताकतें उनको हम जेल में डाल देंगे। और नंबर 3, उन्होंने कहा था कि जो हिंदू कश्मीर के जो बाहर निकाले गए सबको हम विस्थापित करेंगे। मैं कई बार मीडिया में भी जब चर्चा में आता हूं, तीनों सवाल में उनके जो लोग बाग चर्चा करते हैं सरकार में, मेरे लिए कांग्रेस बीजेपी दोनों बराबर हैं, पर मैं सरकार से सवाल उठाता हूं कि इन सवाल के जवाब दीजिए, आपने क्या किया।
और यही कहा मैंने, मेरे को जवाब अभी तक नहीं मिला। मैंने एक चीज गुजारिश की, थोड़े दिन पहले मुफ्ती जो पुरानी सीएम रही हैं, वो कहती है कि 370 और 35 से खिलवाड़ हुआ तो कश्मीर में कोई झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा। मैं उसको बताना चाहूंगा कि आप एक देशद्रोही हैं और आप एक वो इंसान हैं जो गरीब और समझदार देशभक्त कश्मीरियों को गुमराह करती है। आपकी जगह होनी चाहिए जेल में। सुनिए, देशद्रोही कैसे हुई? मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि आपने, मैं इतिहास में जाने के बजाय बताऊंगा कि जब पहली बार आपकी बहन थी शायद, जिसके बदले इन्हीं मिलिटेंट्स को छोड़ा गया था। क्यों? आपको किसने हक दिया छुड़वाने का? जस कि आपके पिताजी होम मिनिस्टर थे या जो भी आपके बुजुर्ग थे, वो फैसला कर लिया। क्या पार्लियामेंट में डिबेट हुआ? आप दोषी हैं। और आपने हुर्रियत वालों के साथ मिलकर क्या किया कश्मीर में? रोज आपके, और आप कहती तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। मैं आपको कसम से कहता हूं और भारत की सरकार से कहता हूं, आज भी कह रहा हूं, आज रात को उठाइए 370 और 35 से। कोई कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं है, जितना मैं पढ़ा लिखा हूं। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर लाइए, प्रेजेंट सरकार हटाइए, और कल सुबह सबसे पहला अगर भारतीय नागरिक होगा, तिरंगा मैं उठाऊंगा। मैं उठाऊंगा, ये प्रॉमिस कर रहा हूं आपसे। हिम्मत है सरकार, आप उठाइए। और आप में हिम्मत है मुफ्ती जी, आप जेल में जाइए और देखता हूं कितने लोग आपका समर्थन करने कश्मीर में उतरेंगे। आपको पता भी है, कश्मीर का 2.5% इलाका फिजिकली वो इलाका जहां मिलिटेंसी 5 डिस्ट्रिक्ट्स में है। बारामुल्ला मिलिटेंट फ्री हो गया है, बनिहाल के इस तरफ कोई मिलिटेंसी नहीं है, कुपवाड़ा के आगे कुछ नहीं है, कारगिल में कुछ नहीं है, लद्दाख में कुछ नहीं है। उन 4-5 डिस्ट्रिक्ट्स को गुमराह करके, और उसमें से भी कितने, मैं मानता हूं 20% से ज्यादा नहीं है जो लोग एंटी इंडिया ब्रिगेड है। 80% अगर अगेंस्ट हो जाए इंडिया के, मजाल है कोई भी सरकार कर पाएगी। उन देशभक्तों के साथ आप अन्याय कर रही हैं। और भारत की सरकार ने एक बड़ा अच्छा फैसला किया, इनकी सिक्योरिटी हटा दी। मोदी जी बधाई के पात्र हैं। दूसरी चीज, आपने इनको जेलों में डाला, पर इन मोटी मछलियों को जेल में डालिए, शांति हो जाएगी। और ये जितने भी कैंप है, इनकी नौबत ही नहीं आएगी इनको डिस्ट्रॉय करने की, क्योंकि जब अंदर से ये ताकतें कमजोर हो जाएंगी, उस दिन बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रही बात दूसरी पाकिस्तान साइड का, मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान सपोर्ट कब तक कर रहा है? जब तक उसको इधर से हमारे पास वो लोग ताकतें मिलती हैं जो समर्थन करती हैं। मैं बड़ी मछलियों के नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो सबको पता है भारत में। बट जिस दिन यहां सपोर्ट बंद हो जाएगी, और पहली बार भारत की जनता ने क्लियर मैसेज दिया सरकारी तंत्र को कि आप इनको खत्म कीजिए, और जनता की बधाई दूंगा कि आपका दबाव खत्म करने के लिए टेररिज्म को होना चाहिए। सामरिक दृष्टि से सरकार उसके लिए सक्षम है, हमारे ऑफिसर्स हैं, हमारी इंटेलिजेंसीज हैं, वो काम करेंगे सब। तो कुल मिलाकर के ये अभी वर्तमान अगर स्थितियों की बात करें हम, जैसे मेरा सवाल आपसे पहले भी था इमरान खान को लेकर जी, ये शांति बहाली की एक पहल कहें उसके, या फिर एक चालाकी भरी एक उनका एक पैतरा है इसमें? जी साहब, आपने इतना बढ़िया सवाल किया है, जिसका सवाल मुझे बहुत बढ़िया देना पड़ेगा, आपके तर्क संगत कर पाऊं। इसमें मुझे थोड़ा ईमानदारी बरतनी पड़ेगी, हो सकता है कुछ लोग हमारी इस बात से सहमत ना हो। ईमानदारी तो आप लगातार बरत रहे हैं। नहीं, अब पता नहीं है मुझे, मैं अब समझता हूं कि ये बहुत जरूरी है। देखिए साहब, इमरान खान अगर ये सच्चे होते कि मुझे शांति चाहिए भारत के साथ, तो मैंने कल एक चैनल में बोला था, मैंने उनसे गुजारिश की थी, आप अगर सच्चे हैं तो जितने टेररिस्ट के नाम भारत सरकार ने आपको दे रखे हैं, उनको हथकड़ी लगा करके उनके साथ खड़ा कर दीजिए, हम आपका समर्थन करेंगे, आपके विचार के भाव का। पर मुझे लगता आप वो करने वाले वो नहीं है। इसका मतलब उन्होंने क्या किया है कि हमारी भारत की जनता की भावना के साथ खेलने का प्रयास किया है, और वो बहुत बड़े कूटनीतिक लग रहे हैं मुझे, जैसा हो गया है। हमारा जो ध्यान था टेररिस्ट कैंप को खत्म करने का, भावना के तहत हमें बहा करके, और हम हिंदुस्तानी भावनात्मक लोग हैं, आज कोई भी चर्चा नहीं हो रही है टेररिज्म कैंप खत्म करने की। मैंने कल गुजारिश की थी सरकार से कि अगर ऐसा वो करे तो आपने करना है। उनका वैसे भी हमारे जो जिनेवा कन्वेंशन के तहत उनको देना होता है 7 दिन में। और ये पहली बार मैं देख रहा हूं उनके ऊपर दबाव यस रहा होगा, है दबाव, जिसके कारण से उन्होंने वापसी की है। पर उन्होंने चाल बहुत तेज चली है। इमरान खान कहते हैं कि भाई मैं वापस कर रहा हूं, तो मुझे लग रहा है कहीं न कहीं भारत सरकार उनके चक्रव्यूह में ना फंस जाए। अगर भारत सरकार बिना आगे कोई टेररिस्ट कैंप के खिलाफ काम किए ये चीज को
कोई तरीके से खत्म करती है तो इमरान खान की जीत होगी। और अगर इमरान खान की इस बात के जलासे में ना आकर के जो बाकी बचे टेररिस्ट कैंप हैं उनको भारत सरकार बिना खत्म किए बिना अपनी इस बात से पीछे नहीं हटता है। तो आपको लग रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर ने काम किया इसमें? जी, अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर बहुत जरूरी काम किया है। ये पहली बार अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर में एक थोड़ा सा अलग बिंदु पे चर्चा करना चाहूंगा साहब। सामान्य जितने हमारे देश के इंटेलेक्चुअल्स अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर सिर्फ जो पढ़े लिखे हमारे जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसके अधिकारियों को मानते हैं, डिप्लोमेट्स को मानते हैं, ऐसा नहीं है। आज की इस युग में, इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड के टाइम में, सोशल मीडिया के टाइम में, अगर आप देखें साहब, एक ये दो बड़ा अहम रोल करती है पब्लिक, और पब्लिक की भावना का जो प्रेशर पॉलिटिशियन पे आया है। और 130 करोड़ लोग बहुत होते हैं साहब दुनिया में, सारे देश को झुकना पड़ा। हमने ही नहीं कहा पाकिस्तान को खत्म करना है, इस जनता ने कहा टेररिज्म का ये आखिरी लड़ाई होनी चाहिए। क्योंकि देखिए अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर की बात जो मैं कह रहा हूं, आपने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर है इसमें, बिल्कुल है, बिल्कुल है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर जो लोग क्रिएट करते हैं या जो बनाते हैं उन लोगों की दोहरा मापदंड नहीं लगता आपको? ये सबको मालूम है कि आतंकवाद न केवल भारत के लिए मुश्किल है, पूरी दुनिया के सामने मुश्किल बना हुआ है। भारत कई बार डोजियर देता है कि देखिए इस तरह से ट्रेनिंग कैंप चलते हैं यहाँ पे, ये लोग भारत में कभी अटैक हुए हैं तो उनके मास्टरमाइंड है। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर जब उसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी उन लोगों को घोषित कराने के लिए जब यूएनओ में या अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पे इंडिया अपनी बात कहता है तो उस वक्त ये क्यों नहीं साथ देते हैं? आपने बहुत अच्छा सवाल किया साहब। टेररिज्म पे दोहरे मापदंड दुनिया में सारे देश अपना रहे हैं। जो बड़ी ताकतें हैं वो अपनाती हैं। जब उनके खुद के डंडा पड़ता है उस दिन वो रियलाइज करती हैं कि ये गड़बड़ हो गई। और हमारे साथ तो दोहरे मापदंड सदियों से मनाए जा रहे हैं साहब। 1192 के बाद हमारे साथ क्या हुआ? लाखों लोग कत्ल कर दिए गए। और वो टेररिज्म तो था जो उधर अक्रॉस से आते थे और हमारे लाखों लोग मार के चले जाते थे। अमेरिका ने, आप देखिए, जो ये टेररिज्म, मॉडर्न टेररिज्म आया कहां से? ये आया यूएस, आया रशिया, इन्हीं लोगों ने तो पैदा किए हैं। ये तो गरीब मारे गए अफगानिस्तान में। ये सामरिक दृष्टि से वो जगह ऐसी थी जिसके उसको ग्राउंड बना दिया गया, वरना हमें क्या ले? अफगानिस्तान तो हमारा था साहब। कंधार हिंदू और पीसफुल वो इलाके का वो राजधानी मानी जाती थी, और आज उसको ऐसा ग्राउंड बना दिया इन बदमाशों ने, दुनिया के बदमाशों ने। जितने सुपर पावर्स हैं उसको प्ले ग्राउंड बना दिया, और ऐसा बना दिया जब न्यूक्लियर पावर एक दूसरे को मार नहीं पाए, वहीं के गरीब लोगों को उकसा करके ऐसा उलझा दिया, आज वो एक दूसरे को मार रहे हैं। आप देखिए टेररिज्म का शिकार कौन है? भारतवासी। बाहर वाले सब नौटंकी करते हैं। अफगानिस्तान किसका? भारत का हिस्सा। पाकिस्तान 47 से पहले भारत का हिस्सा, हिंदुस्तान भारत का हिस्सा, श्रीलंका एंड ऑल दीज, ये हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं। सब दोहरे मापदंड है। और मैं तो आज भी कह रहा हूं, आज दबाव है इसलिए दोहरे मापदंड थोड़े बाहर कम दिखा रहे हैं। मैंने कहा ना, अगर कल भारत सरकार को वो सारे आदमी दे देते हैं और पाकिस्तान कहता है कि मैं आदमी दे रहा हूं, बातों में नहीं जाना है, तो मैं मान सकता हूं दोहरे मापदंड कम हो गए हैं। पर मुझे उम्मीद नहीं लगती वो इन सबको हमारे हवाले करें। इन सब में हार जीत हमारे पॉलिटिशियंस देख रहे हैं, क्या ये देखा जाना मैं चाहिए? भारत की जनता से, भारत की पॉलिटिशियन से एक बात बताना चाहूंगा, अभिनंदन जी की रिहाई को इससे मत जोड़िए। हम सैनिक हैं, और सैनिक, ये धर्म के अंदर जो कार्रवाई होती है कानून का दायरा है। आप ध्यान केंद्रित रखिए उग्रवाद की लड़ाई को खत्म करने के लिए। हार जीत उस दिन कोई हार कह सकता, उस दिन कोई जीत कह सकती है जिस दिन POJK के अंदर कोई भी टेररिस्ट कैंप नहीं बचेगा, और जिस दिन पाकिस्तान, जिन हम टेररिस्ट को कानूनी तौर पे जिनको मानते हैं, जिन्होंने गदर किया है, वो वापस हमें हवाले करते हैं, उसी दिन हमारी जीत होगी। उससे पहले जो भी ताकतें इस मिशन को कमजोर कर रही हैं, मैं नहीं मानता हूं वो कहीं देश के साथ और जनता के साथ न्याय करेंगे। चलिए कर्नल साहब, बड़ा मुद्दा है, जब वर्षों से ये सिलसिला चला आ रहा है तो सरकारें हल नहीं कर पा रही। हम इतनी छोटी टॉक में कैसे कर सकते हैं? लेकिन आपका बहुत ही क्वालिटी टाइम जो आपने जन टीवी के साथ स्पेंड किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जरूरत है इस बात की कि थोड़ी कुछ चीजें क्लियर होनी चाहिए, और क्या कुछ चल रहा है, इसके क्या इम्पैक्ट है, हमने उस पर चर्चा की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और एक मुलाकात में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।